Hello, dear student. In the topic of mass transfer, so far we have considered the mass diffusion, and which is the transfer of the mass due to the concentration gradient. Now we consider the mass convection or convective mass transfer, which is the transfer of mass between a surface and a moving fluid due to both mass diffusion and bulk fluid motions. तो अभी तक हमने मास डिफ्यूजन स्टडी किया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मास ट्रांसफर थ्रू द कन्वेक्शन। तो मास ट्रांसफर जो कन्वेक्शन है वो बेसिकली वहाँ पे मास ट्रांसफर होता है बिटवीन ए सरफेस एंड ए मूविंग फ्लूइड। ठीक है, एंड ड्यू टू बोथ मास डिफ्यूजन एंड बल्क फ्लूइड मोशंस, तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो मास डिफ्यूजन था, ठीक है, उसमें ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लेकिन यहाँ पे जो है कन्वेक्शन उसमें मास डिफ्यूजन भी इन्वॉल्व है और बल्क फ्लूइड मोशन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, we mentioned earlier that the fluid motion enhances the heat transfer considerably by removing the heat fluid near the surface and replacing it by the cooler fluid further away। तो जो हमने देखा था पहले जब मैंने कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर स्टडी किया था तो उसमें पता था कि जो आपका फ्लूइड मोशन है वो आपका हीट ट्रांसफर को बेसिकली इनहेंस करता है। बिकॉज वहाँ पे क्या होगा कि जो आपका हीटेड फ्लूइड है जो नियर द सरफेस, अगर आपका कोई हॉट प्लेट है उसके पास जो सरफेस जो फ्लूइड है वो आपका हॉट हो गया, ठीक है, तो ड्यू टू द फ्लो वो आपका हीटेड फ्लूइड जो है वो आपका सरफेस से अलग हो जाएगा और वो रिप्लेस हो जाएगा कूलर फ्लूइड से। ठीक है, तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो likewise the fluid motion enhance mass transfer considerably by removing the high concentration fluid near the surface and replacing it by the lower concentration fluid further away। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है कि ड्यू टू द फ्लूइड मोशंस आपका हाई कंसंट्रेशन फ्लूइड जो कि आपका सरफेस के पास है वो रिप्लेस हो जाएगा लोअर कंसंट्रेशन फ्लूइड से, और उस तरीके से आपका जो हीट ट्रांसफर है वो इंक्रीज होता जाएगा। और इन द लिमिटिंग केस नो बल्क In the limiting case of no bulk fluid motion, mass convections are reduced to the mass diffusion just as convection reduced to the conductions। तो सेम प्रोसेस है कि अगर आपका फ्लूइड का बल्क मोशन नहीं रहेगा तो आपका जो मास कन्वेक्शन है वो बेसिकली मास डिफ्यूजन में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मास कन्वेक्शन में बेसिकली दोनों चीज इन्वॉल्व है। आपका मैंने आपको बता दिया था कि मास डिफ्यूजन भी इन्वॉल्व है और आपका बल्क फ्लूइड मोशन भी इन्वॉल्व है। तो अगर आपका बल्क फ्लूइड मोशन नहीं रहेगा तो ये वाली टर्म्स आपकी नहीं रहेगी, तो सिर्फ आपका क्या रह जाएगा मास डिफ्यूजन। तो आपका जो मास ट्रांसफर होगा वो ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से होगा। ठीक है, तो ये सिमिलर प्रोसेस है जैसे कि आपका कन्वेक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है कंडक्शन में अगर आपका फ्लूइड मोशन नहीं है तो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कन्वेक्शन इज नथिंग, इट्स अ कंडक्शन प्लस मोशन ऑफ फ्लूइड। तो अगर आपका मोशन ऑफ फ्लूइड नहीं है तो कन्वेक्शन नहीं रहेगा और सिर्फ कंडक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, एंड द एनालॉजी बिटवीन हीट एंड मास ट्रांसफर, हीट एंड मास convection holds for both forced and natural convection, laminar and turbulent flow, and internal and external flow। तो ये जो एनालॉजी है आपका बिटवीन हीट एंड मास कन्वेक्शन वो आपका फोर्स और नेचुरल कन्वेक्शन के लिए भी रहेगा, लेमिनार टर्बुलेंट के लिए भी रहेगा, इंटरनल एक्सटर्नल फ्लो के लिए भी रहेगा। तो वो मोस्टली सेम ही रिलेशन हमें यूज करने होंगे। ठीक है, जो हमने कन्वेक्शन के केस में हीट ट्रांसफर टू द कन्वेक्शन के केस में स्टडी किया था। अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जो मोड ऑफ मास ट्रांसफर है। तो मोड ऑफ मास ट्रांसफर में मैंने आपको बता दिया था कि जो मास ट्रांसफर है बेसिकली 3 मोड से होता है। फर्स्ट मास ट्रांसफर बाय द डिफ्यूजन, मास ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन एंड मास ट्रांसफर बाय द फेज चेंज। ठीक है, तो सिंस आपका हीट ट्रांसफर के ये 3 मोड है, तो हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन तो वो सिमिलर है आपके डिफ्यूजन के। हीट ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन वो आपका मास ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन के सिमिलर हो गया। और थर्ड था आपका मास ट्रांसफर हीट ट्रांसफर बाय द रेडिएशन, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड है वो मास ट्रांसफर बाय फेज चेंज। तो हमने वहाँ पे फेज चेंज जो था वो हमने कन्वेक्शन में ही कंसिडर किया था। ठीक है ना, तो मास ट्रांसफर बाय फेज चेंज जो है यहाँ पे अलग दिखा है, बट हीट ट्रांसफर विद फेज चेंज ऑफ फेज वो हमने
कन्वेक्शन में ही कंसिडर कर लिया था इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये यहाँ पे जो थर्ड टाइप का जो मास हीट ट्रांसफर है, दैट इज हीट ट्रांसफर थ्रू द रेडिएशन। तो वहाँ पे रेडिएशन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन मास ट्रांसफर रेडिएशन के थ्रू नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्मल रेडिएशन होता था, हीट ट्रांसफर थ्रू द रेडिएशन होता है, लेकिन मास ट्रांसफर जो है वो आपका रेडिएशन के थ्रू नहीं होता, ठीक है ना। ऑल्दो और सिमिलरिटी है, आपका जो मास ट्रांसफर हीट ट्रांसफर थ्रू द कंडक्शन है वो सिमिलर है मास ट्रांसफर थ्रू द डिफ्यूजन। मास ट्रांसफर ऑफ कन्वेक्शन आपका हीट ट्रांसफर ऑफ द कन्वेक्शन के सिमिलर है। सिमिलरली आपका जो हीट ट्रांसफर ऑफ फेज चेंज है वो आपका सिमिलर है मास ट्रांसफर ऑफ फेज चेंज। लेकिन यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए वो है कि हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन भी हो रहा था, लेकिन मास ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है एक सिंपल केस कि आपका कोई सरफेस है, ठीक है, कोई फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे फ्लैट प्लेट दिया, लेकिन बेटर है कि मैं इसको फ्लैट सरफेस बोलूँ। तो ये आपका कोई फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो ये आपका कोई फ्लैट सरफेस है और यहाँ पे इसके ऊपर से कोई आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका मास का ट्रांसफर होगा, ठीक है। जो आपको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मास ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द सरफेस एंड द मूविंग फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपका मूविंग फ्लूइड है, इसका वेलोसिटी क्या है, v इंफिनिटी। और ये जो आपका मूविंग फ्लूइड है ये आपका बेसिकली मिक्सचर है, ठीक है, बाइनरी मिक्सचर है ऑफ स्पेसीज ए एंड बी, ठीक है। और फ्री स्ट्रीम में जो आपका स्पेसीज वो ए है उसका जो कंसंट्रेशन है वो है सी ए इंफिनिटी, ठीक है। वो कितना आपका सी ए इंफिनिटी, फ्री स्ट्रीम में जो स्पीसीज ए का कंसंट्रेशन है वो सी ए इंफिनिटी है। अब माइंडेड यहाँ पे जो ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, जो आपको वेलोसिटी प्रोफाइल दिख रहा है, सॉरी कंसंट्रेशन प्रोफाइल दिख रहा है, ये हमने आपका जो मिक्सचर है उसका नहीं है। मिक्सचर में कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, जैसे आपका स्पीसीज ए है, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये स्पीसीज ए का कंसंट्रेशन का जो है बाउंड्री लेयर वो आपको दिखा रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन सी इंफिनिटी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ग्रेडियंट है कंसंट्रेशन का वो डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर भी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कंसंट्रेशन है स्पीसीज ए का वो सी इंफिनिटी है फ्री स्ट्रीम में। और जो आपका बिल्कुल सरफेस के पास है वहाँ पे इसका जो कंसंट्रेशन है वो अप्रोक्सीमेट सी ए सरफेस के इक्वल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल केस में आपको और अच्छे से समझाऊं तो ये आप कंसिडर कर सकते हो कि आपका कोई भी स्टेशनरी फ्लूइड है, स्टेशनरी वाटर सपोज आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे कोई लेक है, ठीक है। तो लेक है आपका, उसमें वाटर है वो स्टेबल है, ठीक है। तो वो एक तरीके से सरफेस का आपका एक्ट करेगा वो, ठीक है। तो जो लेक में स्टेबल वाटर है आपका वो एक तरीके से एज ए सरफेस वर्क कर रहा है, और उसके ऊपर से आपका जो है, तो ये तो आपका क्या हो गया, लेक हो गया, ठीक है। और ये जो आपका फ्लो कर रहा है ये बेसिकली ये क्या है, आपका एयर, इसके ऊपर से आपका एयर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपका लेक है उसमें वाटर है वो स्टेबल है, उसके ऊपर से एयर फ्लो कर रहा है। तो अब क्या होगा कि जो एयर है तो ऑब्वियसली एयर की जो कंसंट्रेशन है, मैं उसका क्या कहूँ, उसकी जो अ, उसकी जो उसमें जो आपका वाटर वेपर है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी वेरी करेगा, क्योंकि जो पोर्शन एयर का आपके बिल्कुल जस्ट लेग के ऊपर से फ्लो कर रहा है, तो वहां पे जो एयर है वो सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इवन जो वो आपका फुली सैचुरेटेड हो जाएगा। तो जो कंसंट्रेशन है वाटर वेपर का एयर में, यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा सरफेस पे, ठीक है। तो वो सेम हो जाएगा जो आपका सैचुरेटेड ये आपका एयर हो जाएगा, तो उसमें आपका वाटर वेपर जो उसकी ह्यूमिडिटी है वो आप 100% समझ सकते हो, तो वो अप्रोक्सीमेट आपके वाटर के इक्वल्स हो गया उसकी कंसंट्रेशन। लेकिन जैसे जैसे आप अवे होते जाओगे तो आपका कंसंट्रेशन कम होता चलाएगा, और जो फ्री स्ट्रीम है उसमें आपका जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है एयर में वो कम रहेगा, तो इसलिए कंसंट्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और आपका जो ये जो फिर रीजन बन जाता है जहाँ पे आपका ग्रेडियंट है कंसंट्रेशन, तो वो आपका उस रीजन को बोलते हैं आप कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये भी एक्स का फंक्शन है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता जाएगा उसलिए आपका कंसंट्रेशन
ग्रेडियंट बाउंड्री लेयर के जो कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जो आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस ऑफ कंसंट्रेशन है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपका फ्लैट प्लेट जो है वो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि फ्लैट सरफेस है। तो फ्लैट सरफेस आप कंसीडर कर सकते हो कि वाटर है लैक में और वो स्टेबल है, उसके ऊपर से आपका एयर फ्लो कर रहा है। तो अब क्या होगा कि जो एयर आपका वाटर सरफेस के जस्ट ऊपर है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उसमें वाटर वेपर का, और जैसे-जैसे आप अवे होते जाओगे तो कंसंट्रेशन वाटर वेपर का कम होता चला जाएगा। तो जो एयर बिल्कुल वाटर के कॉन्टैक्ट में चल रहा है तो वहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एयर फुली सैचुरेटेड है। ठीक है? तो इस वाले पोर्शन पे जो एयर है वो फुली सैचुरेटेड रहेगी, यहाँ पे एयर फुली सैचुरेटेड है। ठीक है? और यहाँ पे एयर जो है वो आपका जिस पे उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका जो भी मे बी 70%, 50%, 60% कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% रहेगा। ठीक है? तो जस्ट लाइक आपका हीट कन्वेक्शन में आपने देखा था कि जो हीट ट्रांसफर रेट है, ठीक है, दैट इज क्यू डॉट, दैट इज इक्वल्स टू एच हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, सरफेस एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो सिमिलरली आपका जो मास कन्वेक्शन है तो एम डॉट कन्वेक्शन मास ट्रांसफर ड्यू टू द कन्वेक्शन इज इक्वल्स टू एच मास ट्रांसफर कोफिशिएंट सरफेस एरिया इनटू कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका मास का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे मास ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन बाउंड्री सरफेस एंड मूविंग फ्लूइड, और इट मे बी अकर्स बिटवीन टू इमिसिबल मूविंग फ्लूइड्स आल्सो। तो ये जो एक्सप्रेस होता है वो इन टर्म्स ऑफ एम डॉट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका जो अब यहाँ पे जो मास रिप्रेजेंट कर रहा है एम ए वो ऑलवेज एम डॉट ए होता है। ठीक है ना, जैसे आपका हीट ट्रांसफर में भी क्यू था वो क्यू डॉट होता है ऑलवेज, तो मास ट्रांसफर रेट है एम डेट ए अपॉन ए, दैट इज मास फ्लक्स। तो मास फ्लक्स इज इक्वल्स टू एच एम इंटू डेल्टा सी ए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ स्पीसीज ए। ठीक है, तो यहाँ पे एम डॉट ए आपका मास फ्लक्स है, एच इज मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, एंड मोर इम्पोर्टेंट कि जो इसका यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वहां पे जो आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट था उसका यूनिट था आपका वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, लेकिन यहाँ पे जो आपका यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड रहता है इसका यूनिट। शायद बैलेंस करके देख सकते हो यहाँ से, तो आपके पास ये यूनिट आ जाएगा। अब आता है कोरिलेशन फॉर द कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको बेसिकली हमने इक्वेशन ड्राइव किया था, बाउंड्री लेयर इक्वेशन ड्राइव किया था हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर के लिए, थर्मल बाउंड्री लेयर के लिए। तो यहाँ पे जो दीज द इक्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मूवमेंट एंड एनर्जी फॉर द बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट ऑन द फ्लैट प्लेट के लिए हमने मोमेंटम कंजर्वेशन किया था, तो आपके पास इक्वेशन ये आया था। ठीक है, और जो कि आपका हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर के लिए वैलिड था। फिर आपका थर्मल बाउंड्री लेयर जहाँ पे आपने एनर्जी कंजर्वेशन किया था, तो इक्वेशन आपका कुछ इस तरीके से था। इक्वेशन आपने ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हो आप कन्वेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन रहेगा। ठीक है ना, जस्ट लाइक आपका मोमेंटम और एनर्जी इक्वेशन आपका कंसंट्रेशन इक्वेशन भी रहेगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेलोसिटी था हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर में, फिर आपका थर्मल बाउंड्री लेयर में टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल था, और यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन वेरिएबल है। ठीक है, वो एक्स के साथ चेंज हो रहा है, वाई के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका जाएगा, ये जो इक्वेशन है ये आपकी कंसंट्रेशन इक्वेशन है। यहाँ पे सी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट विच इज डिफ्यूजिंग थ्रू द बाउंड्री लेयर। ठीक है, और डी इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो सिमिलर जस्ट लाइक आपका थर्मल एंड बाउंड्री लेयर, यहाँ पे कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर भी रहेगा और उसी के लिए आपका जो कंसंट्रेशन इक्वेशन भी रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ नंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। प्रूडेंशियल नंबर आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, तो प्रूडेंशियल नंबर में बेसिकली आपका क्या है, म्यू अपॉन अल्फा, सॉरी न्यू अपॉन अल्फा, न्यू इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, ये आपने स्टडी कर रखा है आपने। तो इट फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द वेलोसिटी एंड टेम्परेचर प्रोफाइल्स। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो आपका प्रूडेंशियल नंबर है वो आपका कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द वेलोसिटी एंड टेम्परेचर प्रोफाइल। ठीक है, और अगर ये प्रोफाइल दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगी तो आपका प्रूडेंशियल नंबर की वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। ऐसे ही आपका सिमिट नंबर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है मास ट्रांसफर में, एंड दिस नंबर इज इक्वल्स टू
the ratio of nu, that is kinematic viscosity, upon diffusion coefficient d, जो भी हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखा है मास डिफ्यूजन में। तो दिस इज अ डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड इट फॉर्म्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वेलोसिटी एंड कंसंट्रेशन प्रोफाइल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली समिट नंबर जो है ये लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन द वेलोसिटी एंड कंसंट्रेशन प्रोफाइल। क्योंकि अब हमारे पास थ्री टाइप्स की प्रोफाइल हो गई, वेलोसिटी प्रोफाइल दैट इज हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर, टेम्परेचर प्रोफाइल दैट इज थर्मल बाउंड्री लेयर, एंड कंसंट्रेशन प्रोफाइल दैट इज कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो अब ये तीन नंबर रहेंगे आपका जो कि आपस में लिंक करेंगे। तो जो आपका वेलोसिटी और टेम्परेचर प्रोफाइल में लिंक कौन करता है, आपका पेरेंटल नंबर कर रहा है। ऐसे समिट नंबर जो है वो वेलोसिटी और कंसंट्रेशन में लिंक कर रहा है एंड दिस नंबर इज द रेशियो ऑफ न्यू अपॉन डी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन डिफ्यूजन कोफिशिएंट। सिमिलरली यहाँ पे आपका एक लेविस नंबर है एंड दिस लेविस नंबर इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ अल्फा, that is thermal diffusivity divided by diffusion coefficient, and it forms a connecting link between the temperature and concentration profile, and these profile become identical when Lewis number is equals to 1। तो ये बेसिकली ये नंबर आपका कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल। तो थ्री नंबर हो गए। ये तीनों नंबर बेसिकली आपका तीन टाइप की प्रोफाइल है, तीनों टाइप की प्रोफाइल्स में एक दूसरे को लिंक करते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है आपका शेरवुड नंबर। ठीक है, अब शेरवुड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शेरवुड नंबर आप इसको इजीली समझ सकते हो कि जो आपका नसेल्ट नंबर था इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर, सिमिलरली यहाँ पे होता है शेरवुड नंबर। ठीक है, तो जो नसेल्ट नंबर था वही आपका सिमिलर होता है आपका शेरवुड नंबर। तो शेरवुड नंबर जो है वो होता है एच एम इंटू एक्स अपॉन डी। ठीक है, तो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इंटू एक्स अपॉन डी। ठीक है, एंड इट इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड सेमिट नंबर। तो आपका जो नसेल्ट नंबर था उसका फॉर्मूला भी यही था एच एक्स अपॉन डी। तो वहां पे जो एच था वो आपका बेसिकली हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट था एंड योर नसेल्ट नंबर वाज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड पेटेंट नंबर इन केस ऑफ फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आपका जो नसेल्ट शेरवुड नंबर है दैट इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड शेरवुड नंबर। तो यहाँ पे सॉरी समिट नंबर, तो नसेल्ट नंबर जो है एन यू वो कितना था आपका, वो बेसिकली था आपका एच इंटू एक्स अपॉन के। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका शेरवुड नंबर है वो है आपका एच एम यानी कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, एक्स कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस एंड डी दैट इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट। बट यहाँ पे क्या था वो इसके डिनोमिनेटर में थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फ्लिक फिक्स लो है, तो फिक्स लो में जो डी है वो रिप्लेस किससे होता है, के से, सॉरी के रिप्लेस होता है डी से। तो इसलिए और ये आपका बेसिकली फंक्शन था रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांड्टल नंबर। तो ये इन दोनों नंबर का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे आप सिमिलरिटी देख सकते हो इसमें शेरवुड नंबर एंड नसेल्ट नंबर में। तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ जो एच है वो एच एम से रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट था, यहाँ पे आपका मास ट्रांसफर कोफिशिएंट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस दोनों में ही है। जो आपका के थर्मल कंडक्टिविटी था वो रिप्लेस हो गया आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट से। एंड ये अब आपका फंक्शन था रेनॉल्ड्स नंबर एंड पेरेंटल नंबर का, लेकिन यहाँ पे फंक्शन बन जाता है शेरवुड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर एंड सेमिट नंबर का। ठीक है ना। तो ये नंबर्स आपको अब रिमेंबर रखने के लिए इजी है, सिंस आपने हीट ट्रांसफर ऑलरेडी स्टडी किया है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मास ट्रांसफर जो है वो एनालॉगस है आपका हीट ट्रांसफर के। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द एनालॉजी विद द हीट ट्रांसफर द फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशंस अंडर डिफरेंट फ्लो कंडीशंस हैव बीन सजेस्टेड। तो ये कुछ आपके डिफरेंट कंडीशंस है, जैसे फ्लो ओवर द फ्लैट प्लेट्स था,
ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। फ्लो और फ्लैट प्लेट जो है वो द लोकल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर लैमिनार एंड turbulent boundary layer, the flows passed out a flat plate oriented at zero angle of incident is given by this। तो ये रिलेशन जो है वो बहुत हद तक सिमिलर है। जो रिलेशन आपने नेसेल्ट नंबर के लिए रिलेशन ऑब्टेन किया था वो सेम यहाँ पे शेरवुड नंबर के लिए रह जाएगा, ठीक है ना। तो जो नुसेल्ट नंबर के लिए आपने रिलेशन ऑब्टेन किया था वो शेरवुड नंबर के लिए हो जाएगा। तो वहां पे भी आपने यही किया था, एच एक्स अपॉन के इज इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/2 इंटू पेरेंटल नंबर की पावर 1/3। तो सेम यहाँ पे भी वो चीज हो रही है, बस आपका जो पेरेंटल नंबर है वो समिट नंबर से रिप्लेस हो गया, और यहाँ पे जो शेरवुड नंबर है उसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया। और टर्बुलेंट फ्लो के लिए इसकी वैल्यू ये रहेगी। तो ये एक आपका एम्पिरिकल रिलेशन है, ठीक है। तो और अगर मैं बात करूं कि एवरेज वैल्यू जब इसकी कैलकुलेट करनी होती है, तो ये तो क्या लोकल शेरवुड नंबर है। तो अगर आपको एवरेज शेरवुड नंबर कैलकुलेट करना होगा तो एक तो यहाँ पे जो आपको इसका जो है फुल लेंथ के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू हो जाएगी शेरवुड नंबर की। तो ये प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो क्योंकि जब भी आप जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो शेरवुड नंबर का वैल्यू हो या फिर आपका नेसल्ट नंबर का वैल्यू हो, तो आपको सिंपल क्या करना होता है कि पर्टिकुलर एक्स पे ना कैलकुलेट करके और उसको उसकी फुल लेंथ पे कैलकुलेट करना होता है, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वो एवरेज वैल्यू आ जाती है। And for the mixed boundary layer conditions with the transitions occur at a critical Reynolds number की power 5 into Reynolds number is equals to 5 into 10 to the power 5। The correlation is this। तो ये कोरिलेशन है कुछ, ये सारे एम्पिरिकल कोरिलेशंस हैं, तो ये सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो। सिमिलरली अगर आपका फ्लो इन द ट्यूब्स है तो उस केस में भी आपका ये यहाँ पे गिलीलैंड ने प्रपोज किया है कुछ रिलेशंस। तो ये रिलेशन है आपका, ठीक है, जो अगेन आपको आप रिमेंबर रख सकते हो। तो ये एक पर्टिकुलर रेंज के लिए है रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जब भी आपका फ्लो थ्रू द ट्यूब्स के थ्रू होता है तो वहाँ पे जो आपका लेमिनार फ्लो है तो उसमें आपका फिक्स होता है, जहाँ पे नेशनल नंबर की वैल्यू फिक्स था। सिर्फ आपका ये जो रिलेशन है वो टर्बुलेंट फ्लो के लिए काम होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए ही इन्होंने रिलेशन दे रखे हैं जब आपका रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा है। तो इस केस में इन्होंने ये एक एम्पिरिकल रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पे रेनॉल्ड्स एंड कोलबर्न एनालॉजी फॉर द मास ट्रांसफर एंड कंबाइंड हीट एंड मास ट्रांसफर। तो ये जो एनालॉजी है मास ट्रांसफर के लिए, तो सबसे पहले हमने रेनॉल्ड्स एनालॉजी देखा था। रेनॉल्ड्स एनालॉजी थोड़ा सा सिंपल है, फिर कोलबर्न एनालॉजी थोड़ा सा इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन मास ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड द फ्रिक्शन factor, the Reynolds and Colburn analogy of the heat transfer can be extended and as discussed below। तो सबसे पहले मैंने Reynolds analogy for the heat transfer in the pipe flow is written as this। तो ये हीट ट्रांसफर के लिए रिटर्न लिखा हुआ है रेनॉल्ड्स एनालॉजी, ठीक है। माइंड इट ये रेनॉल्ड्स एनालॉजी है जहाँ पे हमने ये अज्यूम करके चलते हैं कि पेरेंटल नंबर और जो समिट नंबर है वो आपका क्या है, 1 है। रेनॉल्ड्स एनालॉजी में जैसे आपको पता था कि स्टैंडर्ड नंबर जो है, ठीक है, वो आपका होता है इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर। हमें पता है कि स्टैंडर्ड नंबर है वो रेशियो होता है नसेल्ट नंबर डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर इनटू पेरेंटल नंबर का, ठीक है। और उसका जो वैल्यू होती है वो h अपॉन रो सी पी यू, एंड फॉर द रेनॉल्ड्स एनालॉजी दिस विल बी इक्वल्स टू सी एफ अपॉन 2, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नंबर इज इक्वल टू सी एफ अपॉन 2, ये ओनली उस केस में होता है जब आपका पेरेंटल नंबर की वैल्यू 1 या 1 के इक्वल्स होती है, पेरेंटल नंबर की वैल्यू 1 होती है, तो उस केस में ही ये चीज़ वैलिड है कि दिस स्टैंडर्ड नंबर इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन 2, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे नेशनल नंबर था आपका हीट ट्रांसफर में, मास ट्रांसफर में जो ये स्टैंडर्ड नंबर फॉर द मास ट्रांसफर हो जाएगा, एंड दिस नंबर विल बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ शेरवुड नंबर अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर एंड समिट नंबर। ये देखो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट हुआ वो सेम टाइप के नंबर का होता है। मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल नंबर है और वो शेरवुड नंबर है वो सिमिलर है एक तरह से। नेशनल नंबर आपका हीट ट्रांसफर में काम आ रहा है, शेरवुड नंबर मास ट्रांसफर में कर रहा है। रेनॉल्ड्स नंबर दोनों केस में सेम है, और जो आपका पेरेंटल नंबर है वो समिट नंबर से रिप्लेस हो गया। तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड नंबर फॉर द
मास ट्रांसफर, ठीक है। एंड is the value of this Stanton number for the mass transfer is equals to hm upon u, mind it, hm upon u। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो h अपॉन u है, लेकिन साथ में उसके डिनोमिनेटर में रो cp भी है। तो ये चीज का थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि ये जो इसकी यूनिट है h की, वो दोनों की डिफरेंट है, h और hm का यूनिट। h का यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन है, जबकि hm का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। तो इट इज इक्वल्स टू द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, दैट्स व्हाई ये जो रेशियो है वो hm अपॉन u का है। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू sf अपॉन 2, बट वो किस केस में होगा, जब आपका आपका सबमिट नंबर की वैल्यू जो है वो 1 के आसपास रहेगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। एंड इट मे बी नोटेड दैट रेनॉल्ड्स एनर्जी इज वैलिड ओनली फॉर द रेनॉल्ड्स नंबर एंड सबमिट नंबर, सॉरी पेरेंटल नंबर और सबमिट नंबर इज इक्वल्स टू 1। When the PR and SR differ from the unity, we have the Colburn analogy। तो फिर आपके पास कोलबर्न एनालॉजी है, और कोलबर्न एनालॉजी में आपने ऑलरेडी ये चीज स्टडी किया हुआ है इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर, कि जो स्टैंटन नंबर इनटू पेरेंटल नंबर की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू CF अपॉन 2। तो ये हमने स्टडी किया था। बट ये एनालॉजी क्या होता है कि जो कोलबर्न एनालॉजी है वो रेनॉल्ड्स एनालॉजी के इक्वल्स हो जाता है अगर आपका पेरेंटल नंबर की वैल्यू 1 है। तो उस केस में फिर क्या रहेगा, स्टैंटन नंबर डायरेक्टली हो जाएगा CF अपॉन 2 के इक्वल्स, ठीक है। और ये जो है आपका CF अपॉन 2, दिस इज इक्वल्स टू द कोलबर्न जे फैक्टर फॉर हीट ट्रांसफर, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं। सिमिलरली ऐसे ही कोलबर्न जे फैक्टर ऑफ मास ट्रांसफर होगा, तो वहां पे जो स्टैंटन नंबर ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द स्टैंटन नंबर ऑफ मास ट्रांसफर इनटू सबमिट नंबर की पावर 2/3, जो पेरेंटल नंबर था वो सबमिट नंबर से रिप्लेस हो गया, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द CF अपॉन 2, ठीक है। और ये जो वैलिड था आपका हीट ट्रांसफर के लिए जब था कि आपका पेरेंटल नंबर की पावर 0.5 से लेके और 50 तक था, और सबमिट नंबर की वैल्यू जब 0.6 से लेके और 3000 तक है, तो ये आपके वैल्यू जो रिलेशन है ये वैलिड रहेगा। बट माइंड इट, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि ये रिलेशन जब ही ज्यादा बेटर है जब ये सबमिट नंबर और पेरेंटल नंबर की वैल्यू वेरी क्लोज टू 1 है। जैसे जैसे आप 1 से यूनिटी से अवे होते जाओगे, ये जो कोलबर्न एनालॉजी है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी, वो उसमें फिर आपका एक्चुअल में और इस एनालॉजी में डेविएशन जो है वो ज़्यादा आते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ दोनों को, तो आपके पास ये रिलेशन बन के आता है कि जो स्टैंटन नंबर फॉर द हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय स्टैंटन नंबर ऑफ मास ट्रांसफर इज इक्वल्स टू सबमिट नंबर अपॉन पेरेंटल नंबर की पावर 2/3, क्योंकि ये वैल्यूज सब कैंसिल आउट हो जाएगी जब मैं इसको इक्वल करता हूँ। तो ये स्टैंटन नंबर फॉर द हीट ट्रांसफर अपॉन स्टैंटन नंबर मास ट्रांसफर विल बी इक्वल्स टू, ये आपका इधर चला जाएगा तो सबमिट नंबर अपॉन पेरेंटल नंबर की पावर 2/3। तो ये रिलेशन बन जाता है, ठीक है। और सिंस आपको ये पता है कि स्टैंडर्ड नंबर ऑफ हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर में क्या रिलेशन होता है, तो ये चीज़ आपको पता ही है कि ये दोनों वैल्यूज हैं, तो इसमें यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच अपॉन एच एम, ठीक है, और इनटू रो सी पी, तो रो सी पी को मैंने यहाँ भेज दिया। और जो आपका सबमिट नंबर और पेरेंटल नंबर है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अल्फा फोन डी, क्योंकि सबमिट नंबर जो है अल्फा फोन सॉरी न्यू अपॉन डी है, और पेरेंटल नंबर आपका न्यू अपॉन अल्फा है। तो जब इनको न्यू से न्यू कैंसिल आउट हो जाएगा तो दिस नंबर विल बी इक्वल्स टू अल्फा अपॉन डी, ठीक है। एंड द अल्फा अपॉन डी इज इक्वल्स टू द लेविस नंबर, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एच अपॉन एच एम इक्वल्स टू रो सी पी लेविस नंबर की पावर 2/3, एंड दिस इज यूजफुल फॉर द साइमल्टेनियसली हीट एंड मास ट्रांसफर। तो जहाँ पे भी साथ हीट एंड मास ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे ये रिलेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो एच अपॉन एच एम इज इक्वल्स टू रो सी पी लेविस नंबर की पावर 2/3। तो ये रिलेशन ऑब्टेन होके आ जाता है हमारे पास। Thus, there is several engineering applications where is transfer of heat and mass take place simultaneously and vice versa. So, wet bulb thermometer, humidifiers, dehumidifiers, absorber and desert cooler, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। तो
आपने वेट बल्ब टेम्परेचर देखा है। वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या होता है कि थर्मोमीटर के ऊपर एक आपका वेट विक लगा देते हैं, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपका जब एयर फ्लो होगी तो वहाँ पे इवेपोरेशन होगा, तो उसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका जो एक्चुअल टेम्परेचर है उससे जो ड्राइबल टेम्परेचर है उससे कम वैल्यू आती है, तो वहाँ पे भी हीट एंड मास ट्रांसफर साइमल्टेनियसली हो रहा है। उसके अलावा ह्यूमिडिफिकेशन में भी यही चीज़ हो रही है, डिह्यूमिडिफिकेशन में भी। और आप बेस्ट एग्जांपल डेजर्ट कूलर ले सकते हो। जो घरों में आपके कूलर है वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका अ, अ, आपको कूल एयर भी मिल रहा है, ठंडा पानी भी मिल जाता है आपको, क्योंकि आप देखोगे तो जो वाटर है टैंक में वो एक सर्टेन टाइम के बाद आपका क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। और साथ साथ आपका जो कूल एयर के साथ साथ आपको जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो आपका टैंक में वो भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पे मास ट्रांसफर भी हो रहा है और हीट ट्रांसफर भी हो रहा है। तो ऐसे केसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो रिलेशन। तो अगर मैंने यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एन एयर स्ट्रीम, तो अगर किसी एयर स्ट्रीम का आपको वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करना है तो आप क्या करते हैं, थर्मोमीटर लेते हैं और इसको यहाँ पे डंप क्लॉथ अराउंड द बल्ब, तो बल्ब के पास एक गीला कपड़ा लगा देते हैं और इसको वाटर में डिप कर देते हैं। तो जब एयर स्ट्रीम जो है वो इसके ऊपर से फ्लो करती है, तो यहाँ पे हीट एंड मास दोनों हो रहा है। तो जो एयर स्ट्रीम है उसका वेलोसिटी वी इन्फिनिटी है, उसका टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है, उसकी डेंसिटी अगर रो इन्फिनिटी है, ठीक है। और अगर उसका जो कंसंट्रेशन है उसमें वाटर वेपर का वो अगर आपका है सी ए इन्फिनिटी, तो हीट ट्रांसफर तो हो जाएगा Q इज इक्वल टू एच ए टी इन्फिनिटी माइनस टी डब्ल्यू। तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ये टी डब्ल्यू और टी इन्फिनिटी एयर का टेम्परेचर, तो ये तो आपका हीट ट्रांसफर हो जाएगा। सिमिलरली आपका मास ट्रांसफर हो जाएगा एम डॉट एच ए सी ए डब्ल्यू, आपका जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन और जो एयर में वाटर वेपर है उसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और फिर आपका मास ट्रांसफर है उसका फॉर्मूला आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से यहाँ पे बेसिकली हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है कि Q इक्वल टू एच एफ जी इंटू एम डॉट ए, इतना मास ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर इस इक्वेशन में इस तरीके से करूँ कि Q जो है उसको मैंने लिखा है एच ए टी इन्फिनिटी माइनस टी डब्ल्यू, ठीक है। और एम को मैंने रिप्लेस कर दिया है यहाँ से, ठीक है। एच एम, ये एच एम है, माइंडेड ये ध्यान रखना आपको, एच एम है ये, एच एम ए। तो एच एम एंड एरिया तो कैंसिल आउट हो गया और एच एफ जी और सी ए डब्ल्यू माइनस सी ए इन्फिनिटी, ठीक है। और जो एच अपॉन एच एम, ठीक है, इसका रिलेशन मैंने यहाँ से इस इक्वेशन से पुट किया है। तो इस इक्वेशन से आपको पता है कि एच अपॉन एच एम का रिलेशन जो है वो है इसकी वैल्यू रो इंटू सी पी लेवेस्ट नंबर की पावर 2/3। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, रो सी पी और अल्फा अपॉन डी, ये लेवेस्ट नंबर है कि 2/3 इंटू दिस रिलेशन। जब भी अगर आपको कैलकुलेट करना होता है इस टाइप की कोई वेट बल्ब टेम्परेचर टाइप की प्रॉब्लम है तो आप उसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है जो वेट बल्ब टेम्परेचर के, तो ये इक्वेशन उसमें इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो उसमें आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि आपका जो कितना कंसंट्रेशन है या कितने डेंसिटी होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और तो आपकी कोई भी दो वैल्यूज आपको पता है तो तीसरी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके साथ। सिमिलरली इन केस ऑफ एयर कंडीशनिंग वाटर एयर वाटर वेपर मिक्सचर आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे कितना एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एयर वाटर वेपर मिक्सचर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। फॉर द एयर वाटर वेपर मिक्सचर जो लेविस नंबर का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू 0.872, और अगर उसकी पावर 2/3 कर दे तो वो नियरली एक के इक्वल्स हो जाता है। तो therefore the for air water vapor mixture the relation between heat and mass transfer coefficient is conveniently expressed as h equals to rho cp hm, and this equation is known as Lewis relation and is usually used in the air conditioning applications। तो air conditioning applications में ये relations बहुत ज़्यादा use होता है आपका। It may be noted that the analogy between convective heat and mass transfer is valid for the condition of low mass flux। तो ये एनालॉजी वहाँ पे ज़्यादा वैलिड होती है जहाँ पे मास फ्लक्स जो है वो लो रहता है, कम मास फ्लक्स में होता है। So for this lecture I think it is okay, and thank you.